नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। पानीपत स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के एक हफ्ते बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। तहसील कैंप वासी 17 वर्षीय किशोर को होम आइसोलेशन के तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं दिया गया ट्रीटमेंट व दवाइयों की किट। पिता ने स्वास्थ्य विभाग और सरकारी सिस्टम पर लापरवाही के लगाए गंभीर आरोप। स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता ने हेल्थ स्कीम के तहत मिलने वाली सुविधाओं को लेकर सिविल अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का किया दौरा। पानीपत में ट्रांसपोर्टरों पर पड़ रही लॉकडाउन की मार, चौपट हो रहा कारोबार। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्रदेशाध्यक्ष ने बताया ट्रांसपोर्टरों को हो चुका 500 करोड़ का घाटा। समहालका के गांव डोडपुर में जनवरी 2016 में हुए पंचायती चुनाव में फर्जी वोट बनवाने के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सरपंच पद के पूर्व प्रत्याशी संदीप ने दी थी शिकायत, बताया प्रतिद्वंदी ने फर्जी वोट के सहारे की थी जीत हासिल। पानीपत जीटी रोड पर सुबह के समय चलते कैंटर में अचानक लगी भयंकर आग। कैंटर में लोड फैक्ट्री का कच्चा माल पूरी तरह से जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने समय रहते पाया आग पर काबू, नहीं हुआ जान का कोई नुकसान। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के एक हफ्ते बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। औलाद की कीमत क्या होती है, ये तहसील कैंप निवासी नरेश वर्मा से बेहतर शायद कोई नहीं जानता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेश वर्मा को जब पहली शादी के बाद लाख जतन करने के बाद भी औलाद का सुख नहीं मिला तो उसने दूसरी शादी की और करीब 20 साल बाद एक बेटे ने जन्म लिया। लेकिन फेलियर सरकारी सिस्टम के सामने शायद अब इंसान की कोई कीमत नहीं रही। ये हम नहीं, नरेश वर्मा का कहना है, जिसने स्वास्थ्य विभाग और सरकारी सिस्टम पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। दरअसल तहसील कैंप निवासी नरेश वर्मा के दिल के टुकड़े 17 वर्षीय बेटे की बीती 14 तारीख को तबीयत बिगड़ गई थी। 15 को बेटे का कोरोना टेस्ट हुआ। 3 दिन बाद यानी 18 तारीख को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। नरेश वर्मा का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनके पास फोन तो आया, लेकिन उन्हें होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ट्रीटमेंट या कोई दवा किट नहीं मिली। सर 14 तारीख को मेरा बेटा दीपक वर्मा है, 17 साल उसकी उम्र है। उसको अचानक बुखार, सिर दर्द और चेस्ट पेन हो गया, तो मैंने घर में पैरासीटामोल पड़ी थी उसको दे दी और 15 को मैंने उसका टेस्ट कराया। 18 को मेरे पास सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन गया कि आपके बेटे की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और कल डॉक्टर विजिट करेंगे और आपको दवाई वगैरह देंगे। मैं कहा जी ठीक है। उससे पहले मैं बाज़ार से दवाई लिया, 2 दिन मैंने खिला दी। तो 18 से 20 तक मेरे पास कोई नहीं आया। मैं गूगल से फ़ोन सर्च करके सीएम ऑफिस से लेके और सीएम ऑफिस और स्वास्थ्य मंत्री तक मैंने फ़ोन किए, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। कोई मुझे रेड क्रॉस का नंबर दे कि वहाँ कॉल करो, वो कहने लगे जी हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन है। किसी ने मुझे डीसी ऑफिस के नंबर दे दिए रीडर के कि आप वहाँ से फ़ोन करो। वो मुझे कहते हैं कि जी आप सिविल हॉस्पिटल में मिलो, सीएमओ से मिलो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब कहीं से कुछ नहीं हुआ तो मैंने धक्के धुक्के खा के 20 तारीख को मैं यहाँ से दवाई लेके गया। मैंने अपने घर में बेटे को एक कमरे में अलग रख दिया, उसको दवाई वगैरह देता रहा। और मेरे पास 25 को फ़ोन आता है कि हमने आपके घर विजिट करनी है और दवाई देनी है। मैं कहा जी 15 को रिपोर्ट आई थी, 15 को टेस्ट हुआ था, 18 को रिपोर्ट आई थी और आज 25 को 8 दिन के बाद आप दवाई लेके आ रहे हो। अब दवाई का क्या फ़ायदा होगा? तब तक तो मरीज मर जाता है कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में। बाजार से खुद दवाइयाँ खरीदकर बच्चे को खिलाई गई। हालांकि कुंभकर्णी नींद में सोए स्वास्थ्य विभाग की नींद तो टूटी, लेकिन करीब एक हफ्ते बाद यानी 25 मई को स्वास्थ्य विभाग ने उनसे संपर्क किया और घर पर एक मास्क, कुछ दवाइयाँ और एक सैनिटाइजर लेकर पहुंचे। नरेश वर्मा का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम करीब एक हफ्ते बाद पहुंची और जो किट सरकार ने मरीजों के लिए तैयार की है वो किट पूरी नहीं थी। वहीं पानीपत सिविल अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची डीजी हेल्थ उषा से भी नरेश कुमार ने अपनी शिकायत दी। डीजी हेल्थ ने मीडिया को बताया कि इस प्रकार की शिकायत उन्हें मिली है, जिसकी जांच करवाई जाएगी। होम आइसोलेशन पर जो मरीज हैं उनको किस तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, क्या क्या दिया जाता है? देखिए, इसके लिए हेडक्वार्टर से बड़ी क्लियर कट गाइडलाइन दी गई है, जिसमें कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, कुछ आयुष की दवाइयाँ हैं, भाप लेने वाली मशीन है,
पल्स ऑक्सीमीटर है, बेसिक चीज़ें उसमें दी गई है जो कि एक मरीज़ को होम आइसोलेशन के लिए चाहिए होती है। अगर वो किट पूरी उस मरीज़ को मिलती है तो उसको इसके बियॉन्ड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ही उसमें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कौन सी दवाई कैसे लेनी है, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें उस किट में अवेलेबल है। जी, जैसा कि अभी आपने बोला था कि होम आइसोलेशन के दौरान में जो भी जिनका उपचार रहेगा होम आइसोलेशन में रहेंगे उनको एक किट दी जानी है जिसमें तमाम सामान है। लेकिन एक जो अभी फिर उसी पे जाऊंगा मैं उस सवाल पे कि जो अभी मिले थे आपसे शिकायत की थी, उन्होंने बताया कि ना ऑक्सीमीटर मुझे दिया गया उस किट के अंदर, ना स्टीमर जो है वो मशीन दी गई, ना थर्मामीटर दिया गया। उस शिकायत की क्या ऐसे अगर जो अधिकारी है जहाँ पर ऐसी कमियाँ पाई गई तो कुछ संज्ञान लेंगे आप कुछ? नहीं, बिल्कुल उसकी हम जांच कराएंगे, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो सरकारी सिस्टम है उसका एक सिस्टम होता है चीज़ों को प्रिक्योर करने का। ऐसा नहीं है कि बाज़ार में गए, पैसा दिया और ले लिया। तो वो मैं जब तक जांच नहीं होगी इस बारे में कमेंट नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है उस दौरान वो प्रिक्योर नहीं कर पाए हो, क्योंकि आप भी जानते हैं जब केसेस पूरे पीक पर थे तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट से तुरंत गायब हो रही थी। लोग स्टोर कर रहे थे या प्राइवेट जो केमिस्ट है वो भी नहीं दे रहे थे होते हुए भी, तो बहुत कुछ हो रहा था। तो ये चीज़ें जब तक जांच नहीं हो जाती है कमेंट करना मुश्किल है। जांच के बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है यह तो बाद का विषय है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बड़े गंभीर सवाल खड़े करती है कि करीब 1 हफ्ते का वक्त बीत जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग क्यों जागा। अगर समय पर इलाज ना मिलने की वजह से मरीज की मौत हो जाती तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। नीरज बवाना के नाम पर एक बदमाश ने फाइनेंसर से मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। दरअसल तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम पर फोन के माध्यम से पानीपत के आर के पुरम वासी एक फाइनेंसर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है और बदमाश ने धमकी दी है कि 2 दिन में रुपयों का इंतजाम कर ले, नहीं तो परिवार सहित अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, जिससे पीड़ित व उसके परिजन घबराए हुए हैं। पीड़ित धर्मेंद्र रोहिला ने एसपी से मिलने के बाद थाना मॉडल टाउन में रिकॉर्डिंग्स के साथ शिकायत देकर बताया कि वह बैंक से लोन कराते हैं। 24 मई की दोपहर को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से 2 बार कॉल आई। कॉल रिसीव की तो युवक ने कहा कि काली बोल रहा हूँ, गैंगस्टर नीरज बवाना का चेला, 2 दिन में 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। कॉल करने वाले युवक ने ज्यादा बात नहीं की, रुपयों के इंतजाम की बात केवल दोहराता रहा। धमकी देने वाले युवक की बात करते हुए जुबान लड़खड़ा रही थी। वही मामले पर डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मॉडल टाउन थाना में केस दर्ज कर स्पेशल टीम मामले की गहनता से जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपी को काबू कर लिया जाएगा। एक दिन पहले एक कंप्लेंट आई थी मॉडल टाउन थाना में, धर्मेंद्र नाम के आदमी ने दी है, आर के पुरम का रहने वाला है, कि उसके पास किसी ने नीरज बवानिया के नाम से फ़ोन करके 10 लाख रुपये फिरौती मांगी और 2 दिन का टाइम दिया है। तो उस कंप्लेंट के ऊपर हमने FIR दर्ज कर ली, मॉडल टाउन थाने का इलाका लगता है, FIR दर्ज उसमें कर ली है और जिस नंबर से कॉल आया था उसकी डिटेल वगैरह लगे हुए हैं और उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स भी दी हैं उन्होंने, उसको भी एनालाइज कर रहे हैं। तो टीम लगी हुई है इसमें और जल्दी हम उसको पकड़ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सरपंच पद के चुनाव में फर्जी मतदान करने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। संभालका के गांव डोडपुर में जनवरी 2016 में हुए पंचायत चुनाव में फर्जी वोट बनाने के मामले में पुलिस ने 2 महिला और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संभालका पुलिस ने जनवरी 2016 में 65 वोटरों के अतिरिक्त वर्तमान और पूर्व सरपंच सहित BLO के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जानकारी देते हुए SHO अंकित नांदल ने बताया कि जनवरी 2016 में डोडपुर पंचायत के सरपंच पद के पूर्व प्रत्याशी संदीप ने शिकायत दी थी कि उसके प्रतिद्वंदी ने फर्जी वोट के सहारे जीत हासिल की है। संदीप ने बताया कि गलत राशन कार्ड सहित फर्जी दस्तावेज तैयार कर सभी के वोट बनवाए गए थे। फर्जी वोटों के कारण उनकी हार हो गई। फर्जी वोट बनवाने वालों में चुनाव के समय नाबालिग युवतियां सहित 28 महिलाएं शामिल थी। संदीप के अनुसार ऐसी महिलाएं भी वोटर लिस्ट में हैं जो शादी होने के बाद गांव से चली गई।
आरोपितों के खिलाफ सारे दस्तावेज इकट्ठा कर उसने सबूत पुलिस को दिए। एसएचओ अंकित कुमार ने कहा कि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांच के बाद जो भी बाकी बचे आरोपी हैं सभी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सर होटल में जो फर्जी वोट को लेके क्या कुछ उन्होंने कार्रवाई कितने लोग अंदर गए? करीब 1-1.25 साल पहले जो है मुकदमा दर्ज रजिस्टर करवाया था संदीप ने दौड़पुर गांव से। उसने बताया कि गांव में करीब 60-65 लोगों की जो है ना फर्जी तरीके से वोट बनाई गई हैं, जो कि रजनी सरपंच ने बनवाई हुई है, जिस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया और उस पर तफ्तीश अमल में लाई जा रही थी। अब लगातार हम उससे संबंधित सारे रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे थे। अब हमारे पास लगभग सारा रिकॉर्ड इकट्ठा हो चुका है। अब करीब 2 महीने पहले हमने रजनीश व उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया था। अब जो है लगातार वहाँ पे रेड चल रही है। हमने परसों जो है चंद्रपति और उसके पति महावीर को गिरफ्तार किया था और कल राम निवास व उसकी पत्नी सविता को गिरफ्तार किया। अब इसमें लगातार जिस के खिलाफ सबूत आते रहेंगे हम उसकी अरेस्ट डाल के और न्यायालय में पेश करेंगे। संभाल का सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। पानीपत के जीटी रोड पर आज सुबह एक कैंटर में अचानक से आग लग गई। लगभग 10 बजे के करीब हुई आगजनी की इस घटना में कैंटर में लोड फैक्ट्री का कच्चा माल पूरी तरह से जलकर राख हो गया। कैंटर में आग लगने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कैंटर में आग लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने से पहले कैंटर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसके बाद जब उसे क्रेन के द्वारा ले जाया जा रहा था तो अचानक एनएफएल के सामने उसमें आग लग गई। तो कैसे लगी आग इस गाड़ी में? पता नहीं जी, हमने तो आग लगी हुई देखी थी। उस तरफ से गाड़ी आ रही थी, हम भी साथ में ऑफिस में आए थे। वो कहीं अपनी गाड़ी भी इधर जी तो ठीक है। जब तक तो सेफ आग लग रही थी गाड़ी, जब यहाँ तक आ गई ना, यहाँ आने के बाद आग लगी गाड़ी। तो क्या गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी या मतलब कहीं से? नहीं, चलती चलती तो गाड़ी ओके थी जब? गाड़ी तो ठुक तो पहले से रही थी जी, पुल के नीचे से ही ठुकी हुई थी जी। यहाँ आने के बाद इसमें, या जब इस तरफ आई ना, इधर आने के बाद आग लगी। तो इसमें कोई गाड़ी चालक जो था वो सेफ है? क्रेन से इसको पुल कर रहे थे, खींच रहे थे। अच्छा, क्रेन से लेके आ रहे थे गाड़ी? क्रेन से लेके आ रहे थे। कैबिन तो इसका पहले खत्म हो गया था उधर। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड और पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रूट को डायवर्ट कराया। हाँ, वो चलते चलते कैंटर में आग लग गई थी, तो पुलिस भी नज़दीकी थी, वो भी पहुंच गई। फायर ब्रिगेड भी जल्दी मौके पर बुला लिया गया था। किसी की जान की हानि उसमें नहीं हुई है और अभी उसके कारणों को भी जांच कर रहे हैं। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। आग इतनी भयंकर थी कि कैंटर पूरी तरह से जल गया। आग बुझने के बाद कैंटर को क्रेन के जरिए सेक्टर 29 थाना ले जाया गया। बहरहाल कैंटर में लोड हुआ फैक्ट्री का सारा माल जरूर जलकर राख हो गया, लेकिन जान की हानि होने से बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। पानीपत में ट्रांसपोर्टरों पर पड़ रही लॉकडाउन की मार। लॉकडाउन ने चौपट किया ट्रांसपोर्ट कारोबार। हर दिन हो रहा करोड़ों का घाटा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष धर्मवीर मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों को 500 करोड़ का घाटा हो चुका है। इसके लिए उन्होंने सरकार को दोषी करार करते हुए कहा कि वह कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट में 95 लाख ट्रक है और 50,000 बस है, जो इधर से उधर लाने ले जाने का कार्य करती हैं। हम दिन रात जनता की सहायता करते हैं, लेकिन सरकार ने डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर उनकी कमर तोड़ दी है। लॉकडाउन के दौरान कुछ समय काम चला, लेकिन उसके बाद फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिसके चलते सामान आना जाना बंद हो गया। उन्होंने कहा कि सड़कों पर अधिकारी ड्राइवरों को परेशान करते हैं। हजारों रुपए के चालान ऑनलाइन भिजवा दिए जाते हैं। पूरे हरियाणा के ट्रांसपोर्टरों के बारे में मैं आपको बात कहूँ तो हरियाणा के ट्रांसपोर्टरों को कम से कम मेरे हिसाब से 500 करोड़ का नुकसान हो गया। और ये गूंगी बहरी सरकार है, ये बिल्कुल भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ट्रांसपोर्टर तो ख़त्म होने के कगार के ऊपर है। 1-2 बार हमने ज्ञापन भी दे लिए उन्होंने,
जैसे ऐसी ज्यादती कर रही है इन्होंने। पासिंग हमेशा जैसे संगड़का भी होती है, छोटा कस्बा था वहाँ भी होती थी, मतरोडा भी होती थी पहले। इन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पासिंग कर दी। अब 3 जिलों की पासिंग इन्होंने झज्जर, रोहतक, सोनीपत, 5 जिलों की झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत और जींद, 5 जिले रोहतक में पासिंग कर दी। और वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर की हालत होती है, जैसे पासिंग होती है, मैं आपको क्या कहूँ, एक गाड़ी का 7-7, 8-8 हज़ार रुपये तो खर्चा आने जाने का हो जाता है, टूल टैक्स पड़ते हैं, ड्राइवर खर्चा पड़ता है। तो ये तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं सरकार। माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री से मेरी बात हुई थी, मंत्री महोदय हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे, तो उन्होंने कहा सीएम लेवल की बात, हमारे लेवल की नहीं। सीएम को भी हमने ज्ञापन भी दिए, एक दिन फ़ोन पे बात भी हुई थी, कोई सुनने को तैयार नहीं। सरकार ने गाड़ियों की पासिंग की जगह भी दूर दूसरे जिलों में करवाना शुरू कर दिया, जिससे काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। नतीजा यह हुआ कि बाहर से आने वाली दाल, तेल, रिफाइंड जैसी चीज़ों पर महंगाई हावी होने लगी है। जब इस कारोबार की मौजूदा स्थिति की पड़ताल की तो कारोबारियों ने इसे सबसे बुरा वक्त करार दिया। वीडियो रिपोर्ट सिटी तहलका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के शहरी विधायक के कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिसमें सांसद संजय भाटिया ने बताया कि 432 कॉन्सेंट्रेटर का पहला अलॉट यूएसए में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कई समाज सेवी संस्थाओं के प्रेरणा से और पानीपत एक्सपोर्ट के सहयोग से पूरे प्रांत भर में ऑक्सीजन बैंक स्थापित की गई। भाई साहब, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 432 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का पहला लॉट यूएसए में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की प्रेरणा से, कई सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, यहाँ की एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सहयोग से हमने पूरे प्रांत भर में ऑक्सीजन बैंक स्थापित किए हैं। वहीं इसी को लेकर व्यापार मंडल समिति ने सांसद और विधायक के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वितरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने अपने चहेतों को कॉन्सेंट्रेटर बांटे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने विधायक जी को नमस्कार करता हूं, अपने सांसद महोदय को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ ये भेदभाव की रणनीति अपनाई। मैं फिर भी उनका धन्यवाद करूंगा, विधायक जी आपने अच्छा करा, हमारे ऊपर कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे हम कोई ऐसा राजनीतिक दबाव में हम भी ना आए। बहुत अच्छा लगा मुझे, अपने विधायक जी ने हमारे को नहीं दिया। अब पानीपत की जनता ही इस बारे में बताएगी। मैं किसी राजनीतिक दल या किसी के बारे में विशेष ना तो टिप्पणी करना चाहूँगा और ना मैं किसी राजनीतिक दल से हूँ, इसीलिए पूरे पानीपत की जनता आपको बताएगी कि आपने करा क्या है, किस किस के घर में आपने चूल्हे जलाए, किस किस को आपने दवाइयाँ भिजवाई, किस किस को आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे दिए। सब अपने चहेतों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जा रहे हैं, अपने चहेतों के लिए दवाइयाँ अरेंज हो रही है, अपने चहेतों के लिए ही कार्य हो रहे हैं, ना कि आम जनता पब्लिक के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा। ऐसे लगता है जैसे अब बीजेपी ने कोरोना अपने आप खत्म कर दिया है, और कोरोना खत्म करने के लिए माननीय सांसद जी और विधायक जी रात को एकदम प्रकट हो गया कोरोना नहीं है। एक बात बताओ, जो आप ये कंसंट्रेटर दे रहे हैं, क्या पार्षदों को जिनको आपने दिया है, मंडल अध्यक्षों को, उनको चलाना भी आता है? कोविड के अस्पतालों में देते, हम संस्थाओं में ना देते, हमें कोई चलाना थोड़ी आता है। आप कोविड के अस्पतालों में देते, कहीं ऐसी जगह देते जो डॉक्टर को पता है भाई इस पेशेंट को घर में जाके ऑक्सीजन की जरूरत है, वो घर में उनका इंतजाम करते। अगर ये काम कर, दान लेके आगे दान बांट रहे हो, और दान भी कहाँ बांट रहे हो? अपने घरों में बांट रहे हो। इसी पर शहरी विधायक ने मीडिया के माध्यम से समिति से सवाल किया कि क्या समिति उनकी चहेती नहीं है। शहरी विधायक ने व्यापार मंडल से सवाल करते हुए कहा कि कोविड की पहली लहर में विधायक और अन्य सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने जो लाखों लोगों के लिए राशन बांटा था, क्या उसमें समिति का फर्ज नहीं बनता था कि वह सभी जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करे। वहीं प्रमोद विज ने मीडिया के माध्यम से व्यापार मंडल से सवाल करते हुए कहा कि उन्होंने कभी उन्हें राशन दिया है या नहीं दिया है, और दिया तो कितना और कितनी बार दिया। विज ने कहा कि उनके मन में कोई राजनीति नहीं चल रही है और ना ही वह कोई राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको भी सुनाते हैं। व्यापार मंडल समिति की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए थे। आप लोगों ने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए थे, उसमें बता रहे कि भाई विधायक साहब ने अपने चहेतों को वो कंसंट्रेटर बांटे हैं, ऐसा आरोप लगाया। अच्छा, इसका मतलब समिति हमारी चहेती नहीं हो, ये कहना चाह रहे हैं? आप उनसे पूछिए। पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि जब जब समाज में ज़रूरत पड़ती है वो भी यथाशक्ति उसमें भाग लेते हैं
और समाज की सेवा अपने तरीके से करते हैं। इसके लिए उसको साधुवाद है, उनको भी, समिति को भी। मैं जानना चाहूँगा उनसे आपके माध्यम से कि पिछले कोविड लहर 1 में जब हमने तकरीबन मैंने यहाँ पे 100 टन या कितना राशन बांटा था विभिन्न संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं, और इतना राशन बना रही थी, लाखों लोगों का रोज़ खाना बनाया हमारी सामाजिक संस्थाओं ने, धार्मिक संस्थाओं में। तो हमारा भी उसमें फ़र्ज था कि हम उनके यहाँ राशन की कमी ना आने दें। तो आप समिति से ये पूछिएगा मेरे बिहाफ पे कि क्या प्रमोद जी ने आपको राशन कभी दिया या नहीं दिया, और अगर दिया तो कितनी बार, कितना कितना दिया। मैं अपने मन में राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ना मैं राजनीति करूँगा। किसी पार्टी से किसी का निष्ठा होना लाजमी है, ज़रूरी है। कुछ लोग कांग्रेस से निष्ठा रखते होंगे, कुछ भारतीय जनता पार्टी से रखते होंगे, कुछ इनेलो से रखते होंगे, कोई आप से रखते होंगे। ये हमें एक्सेप्टेबल है, हर एक का अपना मत होता है कि उसका विचार किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब मैं विधायक पानीपत शहरी का हूँ, मैं सिर्फ उनका नहीं हूँ जो मेरे हक में वोट डाला था। जिन्होंने वोट किसी ने डाला है नहीं डाला है, मैं विधायक पानीपत शहर का हूँ और मुझे पानीपत शहर की सेवा करनी है। वीडियो रिपोर्ट सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।